नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा दरोगा वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है और वो पोस्ट पर बहाली जो लेंगे वो 1799 पोस्ट पर बहाली लेंगे। तो ये एक बड़ी जो है वो देखने को मिली है 1799 पोस्ट। इसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दीजिए, जहाँ से आप लगाना चाहते हैं, जहाँ से लगा सकते हैं। तो ये है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा की, जो कि ये वॉल्यूम 2 है और इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दी गई है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी मैं जूम इन करता हूँ। अ, 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 थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ आ जाइए। बस हमारी जो है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हम देखने को मिलती है, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। बस ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक जो है वो आपका केवल उत्पादक, केवल उपभोक्ता, केवल अपघटनकर्ता या उप उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप जानते होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो जैविक घटक, एक तो अजैविक घटक। क्या होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करता हूँ पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होती है वो आपका दो 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 तरह की होती है। एक तो आपका होती है जैविक घटक, क्या उसको बोलते हैं? जैविक जैविक घटक बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। और दूसरा बोलते हैं अजैविक घटक। क्या बोलते हैं जी? दूसरा बोलते हैं आपका अजैविक घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजैविक घटक बोलते हैं। तो अजैविक जैविक घटक होती है और अजैविक घटक होती है। अगर मैं जैविक घटक की बात करता हूँ तो जैविक घटक जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की? आप कहेंगे ये जो होती है वो आपका 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की? 3 प्रकार के होती है। एक तो होती है आपका उत्पादक होती है। क्या होती है? उत्पादक होती है। दूसरा आपका होती है उपभोक्ता होती है। क्या होती है? उपभोक्ता। क्या होती है? उपभोक्ता होती है। और तीसरा होती है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता। क्या इसको बोलते हैं? अपघटनकर्ता होती है। क्या होती है? अपघटनकर्ता होती है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं बात करता हूँ उपभोक्ता के मामले में, तो उपभोक्ता का मतलब आप समझते हैं। उपभोक्ता जो है वो इसको भी हम लोग तीन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग करते हैं आपका, इसमें होती है एक तो प्राथमिक उपभोक्ता होती है। क्या होती है? प्राथमिक 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 उपभोक्ता। क्या होती है? प्राथमिक उपभोक्ता होती है। दूसरा आपका होती है, क्या होती है? दूसरा जो आपका होती है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वित- उ- द्वितीय उपभोक्ता होती है। उसके बाद आपका होती है तृतीय। क्या होती है? तृतीय उपभोक्ता होती है। क्या होती है? तृतीय उपभोक्ता होती है। अगर मैं बात करता हूँ अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक में आपका हो जाएगा जाकर के अजैविक घटक, जैसे अकार्बनिक तत्व हो जाता है। क्या होते हैं? अकार्बनिक अकार्बनिक तत्व हो जाती है। क्या होती है? अकार्बनिक तत्व हो जाती है। फिर कार्बनिक तत्व हो जाती है। क्या होती है? कार्ब कार्बनिक कार्बनिक तत्व हो जाती है। आपका जलवायु हो जाती है। जलवायु हो जाती है। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया जी। चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की ओर बात करते। ओह, इस पे लिखा गया, कोई नहीं। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दी तो आपका कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत
भंजन उद्योग के लिए, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, कृषि उपज मंडी समिति के लिए। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि एशिया का ये पहला देश है जिसे निर्यात संवर्धन में ये जो है वो आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व का स्वीकार किया है। और ये कांडला जो है वो आपका कहाँ पे है, तो आप कहें कांडला जो है दोस्त वो आपका कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कांडला जो है वो आपका गुजरात में। कहाँ पे है जी, तो आप कहेंगे कांडला जो है वो आपका कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि गुजरात में। कहाँ है, तो आप कहेंगे कांडला जो है वो आपका गुजरात में है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, तो वो आपका स्थित है आपका तंजानिया में। केन्या की अगर मैं बात करता हूँ तो केन्या में ऐसा क्या है, केन्या के बारे में आप कुछ जानते हैं? आप कहें केन्या के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मलावी के बारे में आप कुछ जानते हैं, तो आप कहेंगे मलावी के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो। जाम्बिया के बारे में जानते हो, तो जाम्बिया के बारे में नहीं जानते। लेकिन लेकिन मैं अगर बात करता हूँ तो आप कहें कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो आप कहेंगे तंजानिया में। ऐसे ही अगर मैं दक्षिणी अमेरिका की बात करता हूँ, यानी कि साउथ साउथ अमेरिका की बात करता हूँ, साउथ अमेरिका में तो ओजस डेल सलाडो है। कहाँ पे है, क्या कहें, तो आप कहेंगे ओजस 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 डेल सलाडो है। क्या है, लेडो, ओजस जेल्स लेडो है। अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका की बात करता हूँ तो नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिंले है। क्या है जी, तो आप कहेंगे माउंट, क्या है जी, माउंट मैकिले में की अधना ले मैकिनले है। फिर यूरोप यूरोप में क्या है जी, आप कहेंगे यूरोप में एल्ब्रूस है। क्या है, तो आप कहेंगे कि एल्ब्रूस है। क्या है जी, ई- तो आप कहेंगे यूरोप में क्या है, एल्ब्रूस है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा में स्थित है। अच्छा, प्रमुख खदानें ओ नोआमुंडी, वैलाडीला, कुकेंद्रमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित है। तो ऐसा मतलब विस्तार जो है वो किसका, ये पूछ रहा। तो बॉक्साइट तो नहीं होगा, मैग्नीज भी नहीं होगा, तांबा होगा जी, नहीं होगा। आप कहेंगे लौह एस्क तो हो सकते, लौह एस्क के ही बात किया जा रहा। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। तो वो आपका जो है वो आपका कौन सा है, कमला, फल्गु, बूढ़ी गंडक, सोन, ये भी नहीं है, कोसी, बूढ़ी गंडक। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है जी, तो ये आपका होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, पृथ्वी का घूर्णन नहीं, पृथ्वी का प्रकीर्णन नहीं, पृथ्वी के अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न है कहता है कि भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बताइए।
आरोही क्रम का मतलब आप समझते हैं कि एक तो होता है अवरोही, एक तो होता है आरोही होती है। क्या होती है? आरोही और अवरोही होती है। तो सबसे पहले इसमें आरोही की बात करते हैं तो ये बढ़ते क्रम में जाएगा, और अवरोही का मतलब है कि घटते क्रम में जाएगा। मतलब है कि सबसे पहले कम वाला, फिर उसके बाद ज़्यादा वाला, फिर उसके बाद जो है वो आपका फिर ज़्यादा वाला, फिर ज़्यादा वाला। तो अगर मैं बात करता हूँ इसमें कौन-सा होगा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चीन की लंबाई भारत से कितना लगती है? तो आप कहेंगे चीन की लंबाई लगती है आपका 3488 लगती है। कितना लगती है? 3488। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो 4096 लगती है। कितना लगती है? 4096 लगती है। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की लगती है 3323 लगती है। कितना लगती है? 3323 लगती है। अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो 1751 लगती है। कितना लगती है? 1751 लगती है। अब देखिए सबसे कम तो मेरे ख्याल से ये लग रहा है, तो सबसे पहले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करता हूँ तो म्यांमार भी हमारे पड़ोसी है। क्या है जी? म्यांमार, म्यांमार। तो इसकी लंबाई जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1643 है। 143 में 6 बीच में है। अगर मैं यहाँ पर अगर देखूँ भूटान की बात करता हूँ, तो भूटान की बात करता हूँ तो भूटान में आपका जो है वो आपका 699 है। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, अफ़गानी अफ़गानी अफ़गानिस्तान की मैं बात करता हूँ तो अफ़गानिस्तान जो है वो 106 लगाती है। कितना लगाती है? 106 लगाती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर हम अगर मैं बात करता हूँ, अगला नंबर प्रश्न की ओर, तो कहता है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो कौन करता है प्राप्त जी? तो वो आपका करता है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। नहीं, ये तो गलत है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। नहीं, ये भी गलत है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सही है। और ये तो आपका गलत ही गलत है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी फिजी द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तब कहेंगे फिजी द्वीप जो है वो आपका स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में? नहीं। हिंद महासागर में? नहीं। अरब सागर में? नहीं। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर के बारे में आप जानते हो कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। मतलब, और हिंद महासागर की मैं बात करता हूँ तो हिंद महासागर जो है वो आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है। क्या है जी? आप कहें कि ये विश्व का जो है वो तीसरा, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर, कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार आपका कहाँ पे है जी? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक। नहीं, ये गलत है। कुमारी आंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, ये सही है। सूरत से गोवा, ये भी गलत है। और ये भी आपका गलत है। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है आपका कावेरी नदी पर। क्या जी? कावेरी नदी पर स्थित है जी। कावेरी नदी के बारे में आप जानते हो कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जो है वो आप जानते होंगे कि दक्षिण दक्षिण भारत की इसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। दक्षिण का गंगा इसको कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो सूर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सैटेला स्टैले स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई गई है।
तो ये बनाए गए पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, सागरीय जल द्वारा, हिमानी द्वारा। तो किसके द्वारा है? तो ये आपका भूमिगत जल के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है जी। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को काला हांडी। काला हांडी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहें काला हांडी के लिए आपका जो है वो आपका बॉक्साइट प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करता हूँ कि जावर के लिए, तो जावर के लिए आपका प्रसिद्ध है जास जावर जास जास्ता जस्ता। अच्छा, कोलार के लिए आप कहें कोलार के लिए तो सोना प्रसिद्ध है। क्या जी? कोलार के लिए सोना प्रसिद्ध है। अब मौसाम्बनी मौसामी के आपका प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका कौन जी? आप कहेंगे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। कितना थी? 1/6 थी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था? तो किसने कहा था? तो आपका कहा था बलबन ने कहा था। किसने कहा था? आप कहेंगे कि बलबन ने कहा था। अगला नंबर प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आप कहेंगे वो जो किया था वो आपका किया था मुंगेर किया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये आपका लड़ा था देवराय इस्मात आदिशा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं। वो जो मतलब महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। असहयोग आंदोलन वर्ष 2020 में शुरू की गई थी, किया गया था और 1922 में समाप्त कर दिया गया था। ये तो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछ रहा। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ये भी सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जन ताकत अपना अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से तो ये सही लग रही है मुझे तो। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में नहीं तो ब्राह्मणी लिपि में। ये तो गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख के कलिंग युद्ध का वर्णन किया। ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अशोक के बारे में जानते हैं कि ये ब्राह्मणी ब्राह्मणी लिपि में लिखा था और एक तो लिखा था आपका प्राकृतिक भाषा में लिखा था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे व्यक्ति कौन थे? तीसरे व्यक्ति थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे ना? मैं तो यही जानता हूँ। ब्रदत्त नहीं, ये नहीं है। ये आपका गलत है और ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत। सही है जो आपका ये है। यहाँ तक हो गया था। चलिए अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। ये तो सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये भी सही मुझे तो लग रही है।
ओखड़ और मूसक, इसमें एक होगा, दो होगा, इनमें से कोई नहीं, एक और दो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो वो आपका किया गया था कलकत्ता में, बम्बई में, आपका लखनऊ में, पटना में। कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में किया गया था। आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अगला नंबर प्रश्न है, सूफी संतों एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया, इसको तो चिश्ती कहा जाता ना? हैं? मुझे तो यही लगता है। शेख निजामुद्दीन औलिया को कहता था चिश्ती, चिश्ती तो कहता था, चिश्ती ही कहता था। बहाउद्दीन जाकरिया, इसको कहता था आपका सुहारवर्दी, इसको यही तो कहता था। मियाँ मीर को तो कहता था आपका कादरी, क्या कहता था? कादरी। और अहमद सरहिंदी को नक्शबंदी कहता था, क्या कहता था? नक्शबंदी। तो कौन कौन हुआ? आप कहेंगे 3 2 1, 3 2 1 4, 3 2 1 4, किस ऑप्शन में है जी? 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये तो सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे, ये भी सही है। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो गलत यही हो जाएगा, और यही आपका जो है वो सही है 25 का। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। सीमांत गांधी द ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन, ये तो कहता था दादा भाई नौरोजी को कहता था। नहीं, उसके बाद में कहता था सीमांत गांधी, किसको कहता था? अब्दुल गफार को कहता था। उसके बाद में महा 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 महामना, ये कहता था आपका मदन मोहन मालवीय को। भारत का लौह पुरुष कहता था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों का काला क्रमानुसार सजाइए। आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि हुआ था, आप कहें कि 1809 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर की संधि जो हुआ था 1809 में हुआ था। उसके बाद में बसीन की संधि, बसीन की संधि हुआ था, आप कहें कि 1802 में हुआ था। कब हुआ था? 1802 में। उसके बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये आपका हुआ था 1792 में। कब हुआ था? 1792। उसके बाद में सलवाई की संधि जो हुआ था वो आपका हुआ था 1782 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 1782 में हुआ था। कब हुआ था? आप कहें कि 1700 कब हुआ था? आप कहेंगे 1782 में हुआ था। कब हुआ था? 1700, तो 1782 में हुआ था, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इजराइल और उसके अरब वासियों के युग, इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये आपका जो लड़ा गया था अक्टूबर 1983 में लड़ा गया था, ये आपको पता होनी चाहिए। योम किपुर युद्ध, जिसे जिसे रमजान युद्ध का अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, 1983 में हुआ था, और मुख्य लड़ाकू देश इजराइल तथा
मिस्र और सीरिया के नेतृत्व में अरब राज्यों के गठबंधन से ही ये जो है वो लड़ाई लड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? 0.3% ये रहने का अनुमान है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि यूक्रेन के रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या दिया है? यूक्रेन ने क्या किया है? तो यूक्रेन ने किया ऑपरेशन स्पाइडर वेव चलाया है, और ऑपरेशन स्पाइडर वेव चलाया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूक्रेन ने 1 जून 2025 को रूस के साथ युद्ध का अपना सबसे बड़ा लंबी दूरी का हमला पूरा किया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराया है? तो आप कहें किस टीम को हराया है जी? तो किस टीम को हराया है? तो आप कहेंगे ये जो आपका हराया है वो आपका हराया है, किस टीम को जो है वो हराया है? तो आप कहेंगे ये हराया किंग्स 11 पंजाब को हराया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा किया है? तो ये आपका कहाँ पे किया है जी? तो आप कहेंगे ये जो किया है वो आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जो नियुक्त किया गया है वो आपका नियुक्त किया गया है आपका एश महेंद्र देव को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो वो आपका किया है कि शेर कश्मीर विज्ञान में किसको रखा? तो आप कहेंगे ये जो रखा भेड़ को रखा है। किसको रखा? भेड़ को रखा। यूनाइटेड किंगडम ने चगोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चगोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? तो किस महासागर में है? तो ये आपका है प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चगोस द्वीप समूह जिसे आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश हिंदू महासागर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला नंबर प्रश्न है 36। कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग को जो है वो ये नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी दागी। पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत किया गया है। तो यह किया गया है किसमें? तो आप कहेंगे ऑपरेशन बुनियाद अल मशरूम। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है? तो वो आपका किया है विंग कमांडर व्योमिक व्योमिका सिंह किया है। यानी कि आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा क्या स्थान रहा था? तो आपका कौन सा स्थान रहा था जी? तो आप कहेंगे 150 बन रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगवाया है? तो ये आपका लगवाया है किस देश में? तो आप कहेंगे ये लगवाया पंचवटी एक्सप्रेस में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी अफ्रीकी देश बन गया है। तो ये आपका कौन बन गया जी? तो आप कहेंगे ये बन गया आपका मॉरिशस बन गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय भारतीय हवाई अड्डे और बंदरगाह का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत भारत ने वापस ले लिया है? तो भारत ने आपका वापस ले लिया है किसने जी? तो आप कहेंगे वो ले लिया आपका बांग्लादेश ने। किसने जी? बांग्लादेश ने लिया है। अगला नंबर प्रश्न है भारत के किस हस्ती को निलंबन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया किसने? द्रौपदी मुर्मू यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है कहाँ पे जी? तो आप कहेंगे ये किया गया आपका विशाखापट्टनम में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो वो आपका थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरस्वती सम्मान 2024 से किसे प्रदान करने की घोषणा किया है? तो आपका किसको किया है जी? तो आप कहेंगे ये किया है साधु भद्रेश दास ने किया। साधु भद्रेश नाथ दास ने किया यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपका वी साधु भद्रेश दास ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है जी? तो आप कहेंगे ये जो संबंधित है वो आपका 23 के 1 है। 22 में आपको पता है कि 22 आर्टिकल्स में अभिव्यक्ति व सजा के पाने का अधिकार है। सजा की बात किया गया है। अगर मैं 23(2) की बात करता हूँ तो 23(2) में है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने के वितरित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। तो हो गया इसको भी। और 24 में कहता है कि कारखानों में आदि में बालकों में नियोजन का प्रतिबंध है। ठीक है जी, प्रतिबंध लगाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो आपका करेगा कौन? अधिकार वृक्षा करेगा। कौन करेगा? आपको पता है कि रीट रीट जो होती है वो 5 होते हैं जिसको आर्टिकल्स 32 और आर्टिकल्स जो है वो 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब जारी करता है। अगला नंबर है 49 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ये तो सही लग रही है। मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। ये भी मुझे सही लगती है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो औपचारिक रूप से जो है वो आपका लागू किया गया था वो कब किया गया था? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है ना? तो आपका 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बना 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 है। ये तो सही है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। नहीं, ये तो गलत है।
ये जो आपका मणिपुर है इसको से 1972 में ही आपका अलग किया गया था त्रिपुरा को। क्या जी? त्रिपुरा को त्रिपुरा किया गया था करके, तो ये गलत है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में भी सही है। मिजोरम यहाँ पे आ गया ना। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आया, ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है जी? तो यहाँ पे देखिए कि 52 नंबर क्वेश्चन 1966 में 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, ये तो सही है। इंदिरा गांधी की सरकार में शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्य हो गए थे, ये भी सही है। इन्हें गरीबी हटाओ का नारा दिया, सही है। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्री का प्रभार संभाला, नहीं। विदेश मंत्री कहाँ? इंदिरा गांधी की सरकार में शुरुआत की वो किया गया था और माना गया कि रुपए का अवमूल्यन हुआ था 1971 में आम चुनाव में गरीबी हटाओ। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इन्होंने मंत्रिमंडल का प्रभार संभाला था, न कि विदेश मंत्री का। विदेश मंत्री नहीं, आपका जो है वो हाँ, सूचना मंत्रालय, विदेश मंत्री ये नहीं थे। ये आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो अम्बेडकर जी जो थे, गोपाल जी थे, आपका कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें उपबंध निम्नलिखित में से कौन सा किसे संबंधित है? तो 54 का आपका हो जाएगा जाकर के आपका प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे उपबंध निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मूल कर्तव्य से। क्या जी? मूल कर्तव्य से। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो आपका किया गया था, किस अनुच्छेद में किया गया था? तो आप कहेंगे वो जो किया गया था वो आपका 297 में किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो राज्य का गठन, ये तो सही है बात। राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन, ये भी सही है। राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, ये भी सही है। नए राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का निर्धारण, ये आपका गलत है और यही आपका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में शास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की है। मेरे ख्याल से तीनों सही है। देखें 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाए। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई? तो आपका हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी जो है, डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह 2005 में अपनाया गया था, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य व 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, ये भी सही है। इनमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो ये भी आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंत्रालय जारी करती है?
तो कौन सा जारी करती है जी? तो आप कहेंगे ये जो करती है अब आपका श्रम और रोजगार नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हाँ ये तो करती है। अगला नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकीय नीति के मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो मूल उद्देश्यों में आपका जो शामिल है वो आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे ये आपका समवृद्धि है। क्या है जी? समवृद्धि है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विरामावस्था में चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से एक मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तब कहेंगे ये जो है वो आपका 3600 मीटर है। क्या है जी? 3600 मीटर है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है जी? तब कहेंगे ये जो आपका असत्य है वो आपका है, इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। इंस्टैंट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। वे संचार उद्योगों के लिए डिजाइन किया गया है। तो यानी कि 1 2 3 यानी कि ए बी बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सत्य जो है वो ये तीन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और वो मायोपिया के संबंध में क्या सही है? तो मायोपिया के संबंध में कौन सा सही है? तो आप कहेंगे ये जो सही है अब आपका रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। हाँ ये तो सही है। रेटिना के पीछे प्रकाश किरण केंद्रित होती है, नहीं ये गलत। कॉर्निया दोषपूर्ण, गलत। इनमें से कोई नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। एल्कोहल में जब आप डुबा दोगे ना तो ये घट जाएगा इनकी। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है जी? तो आपका नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है। इनमें से आपका जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ कौन होते हैं जी? तो वो आपका होते हैं नए प्रकार में पदार्थ का निर्माण। 69 ना, तो 69 का आपका हो जाएगा जाकर के एक प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय के एंथैल्पी पर में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, उपभोक्ता में से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाए। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता माप है। तो आपका कौन है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने वाला। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। तो सही क्रम आपका हो जाएगा जाकर के आपका Hg, Ni, W और आपका Ag। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 72, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान बहुत बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है।
तो बनी बनी आपका होती है किसकी जीत, आप कहेंगे ये जो बनी होती है वो आपका पॉली पॉलीथीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो कौन सा कहलाती है, तो आप कहेंगे ये जो कहलाती है वो आपका लाइसोसोम। क्लोरे क्लोरेन कायमा बने होते हैं, तो क्लोरेन कायमा आपका बने होते हैं किसकी जी, आप कहें कि मृदुतकों के द्वारा, मृदुकों के द्वारा जो है बनी होती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि 76 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना जाता है, तो हार्मोन जो आपका माना जाता है वो आपका विटामिन डी को माना जाता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है, तो 3 हड्डियों का जो नाम है वो आपका कौन है जी, तो आप कहें कि वो नाम है आपका हैमर, एनविल, आपका स्टीर अप। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो विषाणु जनित जो है वो आपका रोग नहीं है, तो कौन है, तो आप कहेंगे वो हैजा नहीं है। ये वाला शरीर में पेट की उपाकला कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो ये आपका स्रावित होता है कौन, आप कहें कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि एक परिवर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है, तो निर्मित दर्पण कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका अवतल दर्पण है। अगला नंबर प्रश्न निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिज से मिलान कीजिए, तो वो आपका मिलान कीजिए आपका है अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा मिलाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्कर्वी जो होती है वो आपका विटामिन सी से होती है, और घेंघा जो होती है ना वो आपका होती है आयोडीन की कमी से। रतौंधी जो होती है वो आपका होती है विटामिन ए से। रिकेटस आपका होती है डी से, और आपका एनीमिया होती है आयरन से। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि तत्व ए बी और सी डेवोराइन के त्रिक के रूप में यदि ए ए ए का भार परमाणु भार 40 है और सी का भार 137 है, तो बी का परमाणु भार कितना है, तो आपका कितना है जी, तो आप कहेंगे ये जो आपका हो जाएगा वो आपका 88 हो जाएगा। वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद है, तो वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद जो है वो आपका कौन सा है, तब कहेंगे कि वेद जोड़ उक्त है। क्या जी, वेद जोड़ उक्त। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला नंबर प्रश्न है मृग नयानी में कौन सा समास है, तो मृग नयानी में कौन सा समास है जी, तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका कर्म के नाम पर धारण करती है। 85 नंबर प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडेवियर शब्द का विलोम होगा, तो आपका विलोम कौन होगा जी, तो आप कहें कि ये आपका इनएक्टिविटी आपका हो जाए। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, 13वां प्रमुख बंदरगाह जो है वो आपका बधावन है। कौन है, बधावन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, तो आपका माना जाता है इसको हेनरी डोजियो को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी, सबसे पहले किया गया था 1950 में। कब जी, 1950 में।
अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा किया गया है? तो आपका किया गया है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो कितने कमांड में किया गया है? तो आप कहेंगे यह ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो यह कर दिया गया 2021 में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है जीत? आप जानते होंगे कि जो है इसका संबंध है बिहार से। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जनरेशन एक्स, जनरेशन एक्स कब आया था? तो जनरेशन एक्स जो आया था, अगर मैं बात करता हूँ जनरेशन एक्स की, तो जनरेशन एक्स जो है वो आपका लगभग रहा था 65 से 80 तक रहा था। उसके बाद में जनरेशन वाई की बात करते हैं। जनरेशन जेड की बात करते हैं। चलो जनरेशन जेड, तो जनरेशन जेड जो है वो आपका 97 से 10 है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ जनरेशन अल्फा की, तो जनरेशन अल्फा 2010 से 2024 आपका हो जाएगा। और फिर अगर मैं बात करता हूँ जनरेशन वाई, तो 1981 से 1996 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 100 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा जाकर के 49 95 आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका 96 आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका हो जाएगा जाकर के 713 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा जाकर के 69। 9 2 11 का स्क्वायर 1 2 1, 9 7 9 7 16, 16 का आपका हो जाएगा 256। तो 256 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को इतना वोट मिला। ये बिल्कुल आसान है। इसका राइट उत्तर आपका हो जाए कितना? आप कहेंगे 31,000 हो जाए। 98 एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा, वह मेरे पिता ने भाई की पिता की पत्नी है। तस्वीर में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है जी? आप कहेंगे कि ये जो है वो आपका पिता की मौत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला नंबर प्रश्न 99। 6 मित्र इतना 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 उत्तर संबंधित मुख्य करके हैं, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के जे। मिश्र धातु Ba और V में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः इतना और इतना और इतना इतना के लेकर के एक मिश्र धातु A और B के तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3 इतना और 5:9 है। A और B को 2:3 के अनुपात में लेकर एक मिश्र धातु C बनाई गई, तो C में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 27 और 43, ऑप्शन नंबर 43 जो है वो सी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थोड़ी सी आज दिक्कतें आई, थोड़ा सा इधर पास पड़ोसन की कुछ गेट की मामला आ गई थी, तो चलिए हम इसके बाद हमेशा लाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारी जो है वो आप रेगुलर रहेंगे। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट
नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।